औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़, कुछ ऐसी शख्सियात को लेके आते हैं जो आज भी अपनी गेम के साथ, अपने पैशन के साथ जो है वाबस्ता है। तो आज हमारे साथ जो है सर जो है जिनसे हमने खसूसी टाइम लिया है अपनी ऑडियंस के लिए, सर गफ़ार काज़मी साहब जो है माशाल्लाह, इनका जो है एक क्रिकेटिंग कैरियर जो है 25 साला एक लंबा क्रिकेटिंग कैरियर है एज ए फर्स्ट क्लास प्लेयर। इन्होंने जो है कोचिंग के जो है इंग्लैंड से सर्टिफाइड कोच भी हैं। एज ए अंपायर भी अपनी जो है खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं। कायदे आज़म ट्रॉफी में भी इन्होंने जो है एज ए अंपायर जो है अपनी खिदमात जो है पीसीबी को जो है सर्व की हैं। उसके बाद जो है अब जो सर ने जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है ओवर 50 टीम के कैप्टन भी थे सर जो है। तो सर से मजीद जो है इनका काफ़ी जो है एक लंबा इंट्रोडक्शन है, तो सर के मुंह से खुद ही हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी। तो सर काइंडली आप जो है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को खुद ही थोड़ा सा ब्रीफली बता दें अपना कब कब से आपने खेलना स्टार्ट किया, फिर कैसे कैसे जो है स्टेप वाइज आप आगे चलते गए। तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वसीम ने बताया, मेरा नाम गफ़ार काज़मी है जी जी और जो मेरा क्रिकेट करियर है, काफ़ी तवील करियर है, काफ़ी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल टूर्स किए हैं मैंने। लेकिन मैं आपको अपनी डिटेल से ये बताऊँ कि मैंने क्रिकेट शुरू कब की। तो पहले हम हमारे किसी मोहल्ले में जैसे बच्चे आजकल स्टार्ट करते हैं जी जी गली मोहल्लों से टेप बॉल लगा के, हमारे ज़माने में भी क्रिकेट इसी तरह हमने सीखी। हम मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर में जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पे बच्चे सब वही डंडा पकड़ के और टेप बॉल के साथ क्रिकेट हम लोगों ने शुरू की। वहाँ से मेरा पैशन क्रिकेट की तरफ हुआ। तो मुझे याद आता है कि स्कूल में फर्स्ट टाइम क्लास 8 के अंदर मुझे एक हमारे स्कूल की टीम बन रही थी। तो उसके ट्रायल्स हुए, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बैट्समैन हूँ या बॉलर हूँ या मैं स्पिनर हूँ या मैं क्या हूँ, विकेट कीपर। जी जी सर। उन ट्रायल्स में मैंने एज ए फास्ट बॉलर ट्रायल दिए, तो मेरे टीचर ने मुझे नहीं रखा। एज ए बैट्समैन मैंने ट्रायल दिए, मेरे टीचर ने कहा नहीं। फिर मैंने कहा मैंने क्रिकेट तो खेलनी है, तो मैंने फिर एज ए लेग स्पिनर ट्रायल दिए। तो वो अल्लाह ताला ने कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट दिया हुआ था। जी जी जैसे ही मैंने पहला बॉल किया तो वो उन्होंने कहा कि जी आप सिलेक्ट। फिर उन्होंने मुझे मजीद बॉलिंग करवाई। तो मेरा वो छोटा सा इंट्रोडक्शन जो क्रिकेट के अंदर आया हूँ मैं, वो ये था कि एज ए लेग स्पिनर मैं क्रिकेट में आया। एंड उस साल फिर हमने इंटर बोर्ड खेला, इंटर स्कूल टूर्नामेंट था, वो खेला। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। फिर सडनली हमारे मोहल्ले में के करीब एक ग्राउंड है, पंजाब क्रिकेट क्लब के नाम से। मैं वहाँ पे जाया करता था, उनको देखता था, बड़े-बड़े लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, बड़े उसने स्टार पैदा किए हैं जी पंजाब क्लब ने। तो मेरा क्रिकेट का वहाँ पे इंटरेस्ट उनको देख-देख के बढ़ा और मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो मेरा वहाँ से शुरू हुआ। एंड देन क्रिकेट के 1 साल के अंदर अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने मैट्रिक किया उसके फ़ौरन बाद जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें मैंने क्रिकेट का स्टार्ट किया। उन छुट्टियों के बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ट्रायल्स हुए एज़ अ क्रिकेटर। वहाँ कोटा होता है। तो जी जी मैंने जब वो ट्रायल्स किए तो अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पे भी कामयाबी दी। वहाँ पे मैंने इंटर कॉलेजिएट खेला, उसके बाद मैं टॉप विकेट टेकर रहा। फिर उसके बाद इंटर बोर्ड हुआ, तो मैं वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हाईएस्ट विकेट टेकर था। फिर मेरी सडनली फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ट्रायल्स हुए, तो मैंने लाहौर में ट्रायल्स दिए एलसीसीए में, एलसीसीए के लिए। तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने मेरी सिलेक्शन बनाई है, मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ और मेरा कराची में डेब्यू हुआ नेशनल स्टेडियम 1980-81 में। जी जी डेब्यू में मैंने कराची के खिलाफ 5 आउट किए और फिर वहाँ से मेरा जो प्रोफेशनल क्रिकेट का करियर था वो शुरू हुआ।
जैसे ही मैं ट्रॉफी खत्म हुई तो पाकिस्तान अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, जी उसमें जी सलीम मलिक कैप्टेंसी के अंदर मैं पाकिस्तान अंडर 19 के साथ ऑस्ट्रेलिया गया। फिर वहां से बहुत अच्छा मेरा रहा। सिडनी में मैंने 11 आउट किए टेस्ट के अंदर, 5 पहली इनिंग में और 6 दूसरी इनिंग में, और वो वाहिद एक मैच था जो पाकिस्तान अंडर 19, और वाहिद टूर था जो पाकिस्तान अंडर 19 किसी दूसरी कंट्री में गई है और जहाँ के वो जीत के आई है। सही। सलीम मलिक हमारे कैप्टन थे। वहां से हम आए तो कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान अंडर 23 श्रीलंका जा रही थी, जहाँ पे मैंने ट्रायल्स दिए और मेरी रेपुटेशन थी। आते मैंने जॉब स्टार्ट की। पाकिस्तान अंडर 23 वसीम अकरम, सलीम मलिक, रमीज राजा, मोहसिन कमाल, अजीम हफीज, इजाज अहमद, ये सब हमारी अंडर 23 टीम में थे। जी जी बल्कि वसीम अकरम और मैं श्रीलंकन टूर पे रूममेट भी हुआ करते थे। वो मेरा मोहल्लेदार है था, और हमने काफी क्रिकेट इकट्ठे खेली है। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे बैंक से ऑफर हुई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक से। तो वहाँ पे मैंने एज ए क्रिकेटर उसको ज्वाइन किया, और अपने पहले ही साल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो एज अ कैप्टन मैंने पार्टिसिपेट किया अपना सीजन। और ये 1984 की बात है जब मैंने जॉब स्टार्ट की, और एज अ कैप्टन ही मैंने बैंक की तरफ से क्रिकेट स्टार्ट की। ठीक है। 20 साल का मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस है जी जी सर। जो मैंने खेले हैं। 170 प्लस मेरे मैचेस हैं। कैचेस भी इतने ही हैं, मेरा ख्याल 7,000 या 8,000 मेरे रन्स हैं जी जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसके अलावा मैं 10 साल खेला हूँ इंग्लैंड में जी लीग क्रिकेट। उसके अलावा और जो हमारे टूर्स हुए हैं उसमें इंडिया के खिलाफ खेला हूँ मैं। इंडिया में जाके खेला हूँ, यहाँ पे इंडियन वेटरन टीम आई थी उसके खिलाफ खेला हूँ। मैं 4 साल प्रोफेशनल क्रिकेट श्रीलंका में खेला हूँ, 10 साल इंग्लैंड में खेला हूँ, 2 ऑस्ट्रेलिया के टूर हैं, 2 साउथ अफ्रीका के टूर हैं, श्रीलंका के 4 टूर हैं, बांग्लादेश के 4 सीजन है मेरे सुपर लीग के। ये मेरा एक छोटा सा है करियर। फिर बस इसमें ये है कि अल्लाह का शुक्र, फिर उसमें ड्यूरिंग जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट सॉरी लीग क्रिकेट खेलता जी था जी सर। वहाँ इंग्लैंड में, तो वहीं पे मैंने फिर अपने लेवल कोचिंग कोर्सेज वगैरह किए। एंड जी, देन मतलब मैं चाहता था कि मैं क्रिकेट की हर फील्ड के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखूं। ठीक हो गया। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। जी जी। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। नहीं नहीं सर, ज़बरदस्त आप माशाल्लाह, आपने हर चीज़ जो है ब्रीफली बता दी ऑडियंस को। अच्छा सर, मेरा इसी में से ये क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने बताया कि आपने जो है फॉरेन कंट्रीज़ के काफ़ी टूर्स किए हैं, तो आपने जो है सबसे बेहतर जो टूर है आपकी लाइफ का, या जिसमें आपने इंजॉय किया हो एज ए प्लेयर या एज, आप ऑडियंस को बताना चाहें इसके बारे में, किस कंट्री के जो टूर है जो आपको सबसे अच्छा। जी, जो मेरा यादगार टूर है वो डेफिनेटली पाकिस्तान अंडर 19। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ तो मैंने पहले वनडे में होबार्ट में 5 आउट किए। जी जी सर। उसके बाद हमारा एक टेस्ट था सिडनी में, और सिडनी में जो मेरा जिंदगी की बेस्ट अचीवमेंट एज ए यंग क्रिकेटर करियर के स्टार्ट के अंदर, वो मैंने जब पहली इनिंग में 5 आउट किए, और दूसरी इनिंग में जब मैंने 6 आउट किए, तो मैंने ये उस टेस्ट को हम मैंने जितवाया भी। जी जी 11 सर। आउट किए मैंने। उस टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मुझे वहां पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए ऑफर की कि आप हमारी ग्रेट क्रिकेट खेलें, जो उनकी फर्स्ट क्लास जी जी सर। क्रिकेट है। तो वो क्रिकेट खेलने के लिए मैंने अपने बोर्ड से परमिशन मांगी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, उनका और हमारा फर्स्ट क्लास जो जी जी सीजन है वो क्लैश करता है। तो आपका तो ब्राइट फ्यूचर है, पाकिस्तान की तरफ से आप खेलें, आप अपना वो वहाँ पे वेस्ट करेंगे अपने आप को। तो मैं वहाँ पे नहीं उनका उसको मैंने रिफ्यूज करना पड़ा मुझे। तो वो टूर, वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर है, वो मेरे लिए आई थिंक बेस्ट टूर था। ठीक हो गया।
अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया माशाल्लाह आपका क्रिकेटिंग कैरियर जो है बहुत लंबा कैरियर है। इसके अंदर आपने एज ए अंपायर, एज ए प्लेयर, एज ए कोच जो है आपने सर्व किया है। तो आपका कोई यादगार लम्हा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद हो, या आपने जो है कोई एक छोटी सी बात या किसी जो आप ऑडियंस को बताना चाहें इसके बारे में? कोई देखिए, खा जितनी भी जी, मजे की बातें होती हैं वो आपकी यंग एज में ज्यादातर आप उसको एंजॉय करते हो, जी, जी सर, बिल्कुल। हर हर लम्हात को। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट जो है तो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हुआ क्रिकेट टूर पे ही है जी, जी सर। कि मैं और वसीम अकरम, क्योंकि श्रीलंकन टूर पे रूममेट थे, तो जी, हमारे कमरे से स्विमिंग पूल नजर आता था। तो हम मैं कोई बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, तो जी वसीम सर। अकरम जो है उसको बड़ी अच्छी स्विमिंग आती थी, उस वक्त भी आती थी। जी तो सर। हम दोनों स्विमिंग करने के लिए गए। तो पहले ही दिन वसीम ने मुझे कहा कि यार ये जो डीप है ना, यहाँ हमने जाना है और पाँव लगा के इसको जमीन को फिर वापस आना है। सही। तो मैंने कहा अच्छा चलो पहले तुम जाओ। वसीम पहले गए, उन्होंने जाके आराम से इजीली वो किया, वापस आ गए। एंड देन उसने कहा लो भी अब तुम्हारी बारी है। लेकिन जब मैं गया हूँ तो मुझे तो तैरना इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता था। जब मैं गया हूँ तो मैं तो बस अल्लाह बचाने वाला है, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे आज पानी जी। के अंदर मैं बाहर नहीं जा सकता। तो ये छोटा सा एक इंसिडेंट है जो बड़ा मेमोरेबल है कि यार जी, वाकई मतलब जिस काम में इंसान माहिर ना हो उसका पंगा लेना बड़ा, जब तक बिल्कुल, आप उसको मास्टर नहीं कर लेते, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आप जो है इंग्लैंड इंग्लैंड से सर्टिफाइड पीसीबी लेवल 2 कोच जिनका कोर्सेज आपने किए हुए हैं, मज़ीद भी आपने कोर्सेज किए हैं। तो आप जो है कोचिंग की तरफ से आपने जो है एज़ ए अंपायर जो है आपने क्यों या कैसे अपने आप को शिफ्ट किया? ये काइंडली थोड़ा-सा बताएँ ऑडियंस को। एक्चुअली जब मेरा करियर का एंड हो रहा था 2003 में, जी, जी सर। उस वक्त मैंने 4 इनिंग में 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बनाई थी। वन सुभान अगेंस्ट हैदराबाद, सेकंड अगेंस्ट कराची, एंड थर्ड अगेंस्ट पीआईए लाहौर में। जी, जी। तो वो उस वक्त मैंने पाकिस्तान की एवरेज में, बैटिंग में एवरेज में भी टॉप किया। और ये वही साल है जिस साल यूनुस खान आए थे। ठीक हो तो गया। लेकिन मेरा क्योंकि करियर का एंड था, तो मुझे अब अपना करियर चेंज करना था, क्योंकि एज बता रही थी कि अब आपका जी, जी सर। करना पड़ेगा। जाहिर है एक प्लेयर की एक एज होती है। ठीक हो गया। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए जब मैं इंग्लैंड में खेल रहा था तो वहां पे मुझे ये ख्याल आया कि अपना अपना करियर चेंज करने के लिए मुझे कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं एज ए कैप्टन हर जगह पे मैं खेला हूँ। लाहौर का भी मैं कैप्टन रहा हूँ, इस्लामाबाद का भी मैं कैप्टन रहा हूँ, और इसका वेटरन टीम का भी जी, पाकिस्तान जी। का कैप्टन मैं रहा हूँ, बैंक का भी मैं कैप्टन रहा हूँ। तो उस दौरान मुझे कोचिंग का ख्याल आया, तो मैंने वहाँ पे कोचिंग का लेवल 1 एंड लेवल 2 किया। उसके बाद मैं लाहौर आया, मैंने बैंक से गोल्डन हैंडशेक लिया। और एक लाहौर का बड़ा शानदार पाकिस्तान का स्कूल है, जो बड़ा नामवर स्कूल है, लाहौर ग्रामर स्कूल। उसमें मुझे कोचिंग के लिए ऑफर हुई। वो मैं कोचिंग उसके ज्वाइन किया, और उस टीम को भी मैं इंडिया का टूर करवाया, दुबई का टूर करवाया। फिर उसको इंडिया को हमने इनवाइट किया, उसको जी, जी होस्ट सर। किया, बड़ा शानदार। बेसिकली मुझे कोचिंग बहुत पसंद थी। लेकिन अब आपने जो सवाल किया है कि आप अंपायरिंग में कैसे आए, जी, जी सर। तो जब मैं इंटरनेशनली देखता था तो कोच को हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पजीराइज नहीं थी कि हमारा कोई कोच इंटरनेशनली सर्व कर सकते। लेकिन क्योंकि अलीम डार को देख के ये एक फील्ड नज़र आती थी कि अंपायरिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप इंटरनेशनल मैचों को आ, कर सकते हैं, जी, जी सर, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप जी, इंटरनेशनल जी। मैचेस को। तो वो उससे इंस्पायर होके अलीम डार को देख के कि उसका दुनिया में नाम बड़ा अच्छा है। हम क्योंकि क्लब की तरफ से भी मैं, पीएनटी जिम खाना, मैं और अलीम डार खेलते थे,
जी जी सर। और फिर जब उसको देखा तो वाकई मतलब इंस्पिरेशन मिली कि वाकई मुझे एम्पायरिंग में जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब भी मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में कोचिंग करता हूँ। उसकी 4 ब्रांचेस हैं, 2 बॉयज़ ब्रांचेस, 2 गर्ल्स ब्रांचेस जिनमें मैं कोचिंग करता हूँ और बड़ा अच्छा टैलेंट नज़र आता है। एंड 2004 में मैंने ये अंपायरिंग के अंदर जब मैंने क्रिकेट छोड़ी, तो फिर मैंने पीसीबी का अंपायर पैनल का वो जो कोर्स होता है उनका या एग्ज़ाम होता है जो भी, जी जी सर। उसको पास किया अच्छे मार्क्स से। फिर उनका लेवल 1 का कोर्स अंपायर बना हूँ मैं। फिर इस तरह प्रमोशन होते-होते 2006 में मैं एलीट पैनल में सिलेक्ट हुआ, प्रमोशन हुई मेरी और 2006-7 से के सीज़न से अब तक मैं अंपायरिंग कर रहा हूँ, जिसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 मर्तबा मेरा नाम आईसीसी के लिए नॉमिनेट हुआ। जी जी अ, सर। और फाइनल मैंने किए, एक अच्छी रेपुटेशन है। अभी रिसेंटली मेरा बेस्ट अंपायर ऑफ द सीजन के लिए 2020 के लिए बेस्ट ऑफ जी जी अंपायर सर। ऑफ द कंट्री के लिए मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है। जी जी सर बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा मेरा अंपायरिंग करियर भी है। जी जी सर, माशाल्लाह सबसे पहले तो आपको इस बात की भी मुबारकबाद है। मैंने यही क्वेश्चन आपसे करना था कि आपके जो है आप इसको कैसे, जैसा कि आपने बताया कि अलीम डार से जो है आपने इंस्पायरेशन लेके मोटिवेट हो गए, आपने जो है अंपायरिंग की तरफ मूव किया। तो अब जो है अल्लाह ताला ने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी है इस शोबे में कि आप और उन 3-4 लोगों की फहरिस्त में जो है बेस्ट अंपायर की फहरिस्त में हैं। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, किसी भी किस्म की अचीवमेंट जो आप काम जी, कर रहे होते हैं, अगर आपको एनकरेजमेंट मिले और हम लोगों के लिए एनकरेजमेंट यही होती है कि आपके काम को लोग सराहें, एप्रिसिएशन मिले। हमारी एप्रिसिएशन यही, अगर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नॉमिनेट किया है मेरी अंपायरिंग को देख के, मेरी रेपुटेशन को देख के और जो मैंने काम किया है उसके बाद, तो ये एक शानदार खुशी का लम्हात होते हैं जो इंसान एंजॉय करता है कि हाँ, जो मैंने काम किया है लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नॉमिनेशन हुई है बेस्ट अंपायर ऑफ द सीजन के अंदर, क्योंकि जो बाकी 3 अंपायर हैं वो ऑलरेडी आईसीसी में काम कर रहे हैं, तो मैं जी, डोमेस्टिक का वाहिद अंपायर हूँ। तो बाकी 3 अंपायर्स के साथ, आईसीसी के 3 अंपायर्स के साथ नॉमिनेट हुआ हूँ। तो बिल्कुल। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी का लम्हा है। ठीक हो गया। चलें सर, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद आपको आगे जो है कामयाबियाँ दे। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया था कि एज़ ए प्लेयर जो है एक एज का होता है कि फ़र्क, कि बंदा जो है उस एज में जाके अपने आप को फ़ील करता है कि नहीं यार मैं फ़िट नहीं हूँ, मैं मज़ीद क्रिकेट जो है नहीं खेल सकता। तो क्या अंपायरिंग और कोचिंग का भी कोई ऐसा एज लेवल है कि बंदा उस एज में जाके रिटायरमेंट लेनी चाहिए, या कोई एक फ़िक्स्ड एज है? जैसा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एज होती है कि 60 साल की उम्र में आपने रिटायरमेंट, आपको गवर्नमेंट खुद ही रिटायर कर देती है। तो इसमें भी कोई ऐसा बैरियर है नहीं, एज का? डेफिनेटली बताइए। जी, जी सर। डेफिनेटली वही जो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो एज लिमिट है कि ओवर 60 जो है वो बंदे, वो उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी सेम वही चीज़ है। ओवर 60 जब आप होते हैं तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से सी ऑफ करते हैं आपको। तो वो एज तो हर जगह पे मैटर करती है। डिपेंड, आप चाहे जितने मर्जी हो, फिट जितने मर्जी हो, लेकिन क्योंकि एक लिमिट रखी हुई है पूरी दुनिया में एज की, तो उसके साथ वो हमें करना पड़ता है, ये सारा बिल्कुल सर, रिटायरमेंट लेनी पड़ती ठीक हो गया। अच्छा सर, अब थोड़े से क्वेश्चन जो है आपकी जो है अंपायरिंग से मुतल्लिक़ कुछ सवाल हम आपसे करेंगे, जो ऑडियंस की तरफ से जो है हम हमें जो दिए गए हैं। सबसे पहले सर क्वेश्चन ये है। जी है बताइए। कि फील्ड के अंदर जैसा कि एक अंपायर जो है यानी कि कुछ कंफ्यूजन हो अंपायर को, तो अंपायर जो है आउट दे देता है, या स्क्रीन के ऊपर जो है उसको जो है नॉट आउट दिया जाता है। तो एक अंपायर को जो सॉफ्ट सिग्नल होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है डीआरएस के ऊपर? दी जी जो सर। ये डीआरएस का प्रोसीजर है, इसमें सॉफ्ट सिग्नल जब हम देते हैं, जी सॉफ्ट जी सर। सिग्नल का मतलब ये होता है कि आई एम डाउटफुल, लेकिन थोड़ा सा, सॉफ्ट सिग्नल का मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि जी जी जब सर।
टीवी अंपायर प्रोसीजर में जाता है, गो थ्रू करता है सारा प्रोसीजर चेक करने के बाद, तो वहां पे दो चीजें होती हैं। एक होता है इनकंक्लूसिव एविडेंस और एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है। कंक्लूसिव में तो उसको पता चल जाता है कि जी ये कैच हुआ है, या ये जो भी जी जो जी सर। प्रोसीजर हुआ है, जो भी जिसके लिए भी सॉफ्ट सिग्नल बना है, तो वो तो उसको अपना डिसीजन दे देता है। सॉफ्ट सिग्नल सिर्फ उस चीज के लिए होता है कि जहां पे टीवी अंपायर को कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा जिससे वो हेल्प कर सके या अपना डिसीजन ले सके। जब इनकंक्लूसिव होता है तो उसको फिर फील्ड अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल के ऊपर जाना पड़ता है। ठीक हो गया। ठीक है। जी जी सर, बिल्कुल। तो अगर वो सॉफ्ट सिग्नल आउट का आया है तो वो आउट ही देगा टीवी अंपायर, और वो टेलीफोन पे हमें बताएगा ऑन फील्ड अंपायर्स को कि ये इनकंक्लूसिव है, मुझे समझ नहीं आ रही, कैमरे ने इसको नहीं पकड़ा, तो यू गो विद योर सॉफ्ट सिग्नल। ठीक हो ठीक गया। है, इस तरह ये प्रोसीजर होता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक ओवर के अंदर जो है एक बॉलर को 2 बाउंसर्स अलाउ होते हैं। ठीक है सर। तो सर ये बाउंसर जो है इसकी लिमिट क्या है? एक शोल्डर हाइट या ओवर द हेड जो है इसको काउंट किया जाता है? अक्सर ऐसा देखा गया है इंटरनेशनल मैचेस के अंदर जो है अंपायर जो है इसको ओवर द हेड भी बॉल होता है तो उसको वाइड या नो बॉल नहीं दिया जाता। तो आपके नजरिए के मुताबिक जो है किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे आप? देखिए T20 में एक बाउंसर अलाउड है। जी सर। दूसरा बाउंसर अगर होगा वो नो बॉल होगा। वनडे में और 4 डे क्रिकेट में 2 बाउंसर अलाउड हैं। ठीक है। तीसरा होगा या चौथा होगा, फिर उसके मुताबिक वो हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। जो क्रिकेट अंपायर के लिए सबसे वो यही है कि ये बाउंसर और उसकी हाइट को जज करना, क्योंकि जो इसकी ब्रीफिंग है, जो इस पे लिखा गया है, वो है कि आपने उस पोजीशन से जज करना जहां पे बैट्समैन अपराइट खड़ा हुआ है। मतलब अगर आप फॉरवर्ड जाते हो डेफिनेटली आपकी हाइट थोड़ी सी नीचे होती है, तो अपराइट जैसे आप खड़े हुए अपने बैटिंग स्टांस पे, उस जगह पे खड़े होके अगर बॉल आपके शोल्डर के ऊपर से जाता है तो वो हम उसको बॉलर बाउंसर कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। और उसी स्टैंडिंग पोजीशन से अगर आपके हाइट सर के ऊपर से जाता है तो वो हम उसको वाइड बॉल कंसीडर करते ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन में हैं। से ये जी 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 सर। बताइए। हाँ जी, इसी क्वेश्चन में से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि फुल टॉस के ऊपर जो है नो बॉल दिया जाता है, तो वो क्या ओवर वेस्ट हाइट जो है उसको जब चेक किया जाता है, एक बैट्समैन जो है अपनी क्रीज में से बाहर जाके खेलता है, आगे जाके खेलता है, तो उसका जो है बॉल जो है फुल टॉस वो ओवर वेस्ट हाइट है, तो क्या वो भी कंसीडर किया जाएगा नो बॉल में ही? अगर बैट्समैन बाहर जाके खेल रहा है या क्रीज के अंदर रह के खेल रहा है तो उसको ही काउंट किया जाएगा? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, और मुझे इससे आपकी क्रिकेट सेंस का भी, आपको भी क्रिकेट का काफी नॉलेज लगता है। जी जी मुझे सर। जी बड़ा जी अच्छा लगा ये कि आपने ये इस तरह सवाल किया है। जी। डेफिनेटली जब मैंने आपसे कहा है कि जब बैट्समैन अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे वाइड बॉल में होता है कि अगर आप वो गाइडलाइन के बाहर भी अगर वो बॉल डिलीवर हुआ है और आप उसको अपनी रीच में ले लेते हो जाके, तो वाइड बॉल उससे खत्म हो जाता है। इसी तरह ठीक है नो सर। बॉल का भी है कि आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है क्रीज में, अगर आप उसको छोड़ के जाते हो तो फिर अंपायर के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम छोड़ते हो तो वो हाइट का प्रॉब्लम आपको मतलब जितना बॉल के करीब तो आपको उसकी हाइट ज्यादा लगेगी। अगर जी जी आप सर। अपनी क्रीज में खड़े रहोगे तो फिर उसकी हाइट का आपको बेहतर अंदाजा हो सकता है। इसीलिए ये जो जैसा मैंने आपको बताया कि ये अंपायर्स के लिए सबसे मुश्किल होता है जज करना, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने अंपायर्स हैं, हम इसको डिसीजन देना है, तो सर ये थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी, काइंडली अगर आप इसको दोबारा से डिफाइन कर दें, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था।
कहाँ से डिफाइन करूं? आप ये बता दें, जो एक जो है आपने बताया कि बैट्समैन बाहर थोड़ा सा क्रीज से आता है तो अंपायर को जजमेंट नहीं होती, यहाँ से थोड़ा सा बता दें तो किस तरह से उसको काउंट किया जाता है। हाँ, जैसे मैंने आपको बाउंसर का बताया कि स्टैंडिंग अपराइट है, इसी तरह सेम यही जो फार्मूला है वो उस पे नो बॉल पे भी होता है कि जब बैट्समैन बाहर निकलता है तो डेफिनेटली वो बॉल के करीब जाता है। जी सर। एक्सक्यूज मी। तो जब वो बॉल के करीब जाता है तो उसको लगता है जैसे हाइट उसकी ज्यादा है, बॉल की हाइट ज्यादा है, लेकिन हमें ये जज करना होता है कि अगर यही बैट्समैन अपनी क्रीज में खड़ा रह के खेलता तो क्या ये बॉल डिप कर रहा था, नो बॉल होगा या नहीं होगा, या ये अगर इसी हाइट पे जाता तो इसकी हाइट वेस्ट हाइट से ऊपर होता, तो वो जज करना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बैट्समैन जगह छोड़ के और चला जाता है क्रीज से बाहर, वहां पे भी आपको सिर्फ हाइट जज करनी है कि बाकी इतना ऑब्वियस हो कि आपको लगे कि हाँ ये अगर अपनी क्रीज पे भी खड़ा रहता तो ये नो बॉल ही होना था, वेस्ट हाइट। ठीक हो गया, तो ठीक हो ये गया। मुश्किल है, लेकिन ये कि बड़ी कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है फ्रंट फुट नो बॉल के बारे में और वाइड बॉल के बारे में। जैसा कि देखा गया कि फ्रंट फुट के लिए जो क्रीज होती है, क्रीज को ये देखें फॉर एग्जांपल, क्रीज जो है, क्रीज के जो है आगे आगे जो है आपकी टो भी जो है क्रीज के ऊपर हो या उससे आगे हो तो उसको नो बॉल में कंसीडर किया जाएगा। और वाइड का भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो वाइड कलर की लाइन जो है अगर उसके ऊपर से बॉल गुजर के जाता है या उसके बाहर से जाएगा तो वो वाइड कंसीडर होगा कि या अंदर वाला बॉल जो है उसे लीगल डिलीवरी कंसीडर किया जाएगा। ये काइंडली थोड़ा सा बता दें। इसको समझने के लिए किसी भी शख्स को सबसे पहले समझना होता है क्रीज का, कि जी क्रीज सर। एक्चुअल है क्या। क्रीज मार्किंग जो होती है, एक्सक्यूज मी, जी सर। क्रीज मार्किंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नो बॉल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनर एज ऑफ द क्रीज। अगर आपको ये इनर एज समझ आ जाए, जैसे अगर आपको मैं मिसाल दूं कि ये पॉपिंग क्रीज है जहां पे आपने करना है, अगर इसको मैं इस तरह कर दूं तो ये जो विथ होती है, ये वाली विथ, जी जी सर। ये जो अगला हिस्सा है ये आउटर एज है, और जो ये वाला अंदर वाला हिस्सा है ये इनर एज इनर है। एज। अगर बैट्समैन का, बॉलर का पांव इनर जी एज सर। के ऊपर है, चाहे वो एक सूतर भी है या थोड़ा सा भी मिलीमीटर में भी है, अगर वो लैंड है या इन द एयर है, ये अंपायर ने जज करना है, तो वो अंदर मतलब क्रीज के अंदर शामिल होगा, उसका पांव वो नो बॉल नहीं होगा। ठीक हो लेकिन गया। वही पांव अगर जरा सा मिलीमीटर क्रीज के, मतलब क्रीज पे पड़ता है लेकिन वो इनर एज के अंदर नहीं होता, तो वो नो बॉल कंसीडर होता है। ठीक हो गया सर। इसी तरह वाइड को भी मैं आपको बता दूं, जी जी सर। जब आपको इनर एज का पता चल जाएगा तो हम इजीली आराम से डिफाइन कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं कि जब वो बॉल इनर एज से जाएगा तो हम उसको वाइड नहीं देंगे। लेकिन अगर वो ऊपर से जाएगा, क्योंकि इनर एज से नहीं जा रहा, लाइन के वाइड लाइन के ऊपर से जा रहा है, तो हम उसको वाइड करा दें। ठीक हो गया। होपफुली हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर। सर इसी से ये मेरा क्वेश्चन है कि फ्रंट फुट नो बॉल के बारे में, कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं मोस्टली स्पिनर्स, उनका जो है फ्रंट फुट जो है क्रीज के ऊपर प्रॉपरली लैंड नहीं करता, यानी फ्रंट जो है उसका पाँव का बूट का ऐसे लैंड करता है क्रीज से आगे। तो क्या हम शेडो को भी कंसीडर करते हैं इस चीज के अंदर? अगर शेडो में आ रहा है तो वो, जी जी, जी बताएं। हाँ जी, आप अगर आप शेडो क्वेश्चन। आ रहा है क्रीज के ऊपर यानी कि फुट जो है आगे से मूव कर लिया लेकिन पिछला हिस्सा जो है पाँव का ऊपर है, इस शेडो को कंसीडर किया जाएगा लीगल डिलीवरी में कि वो नो बॉल होगा? नहीं नहीं, आप ये समझ लीजिए, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि क्रीज का जी जी सर, इनर एज होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। नंबर नंबर टू, जैसे शुएब मलिक करता था जी सर। कि हमने फ्रंट फुट नो बॉल के लिए देखना है फर्स्ट इम्पैक्ट, जब पांव का जमीन से आ, टकराना होता है, इम्पैक्ट जब पांव जमीन से टकराता है, वो चीज हमने देखनी है कि अगर उस पांव क्रीज से बाहर है तो वो नो बॉल है। अगर वो पांव क्रीज
के बाहर है और वो डिलीवर करते हुए अगर अंदर आ जाता है तब भी वो नो बॉल ही रहेगा। जो फर्स्ट इम्पैक्ट है वो सिर्फ हमने चेक करना है, फर्स्ट इम्पैक्ट। ठीक है जैसे ही सर। पाँव जमीन से टच होगा तो वो उस वक्त जो पोजीशन होगी ना बॉलर के पाँव की, उसके मुताबिक हमने जज करना होता है कि नो बॉल है या नहीं नो बॉल है। जी, जी सर, ठीक है, माशाल्लाह और बहुत अच्छे क्या तरीके से आपने डिफाइन कर दी इस चीज़ को। अच्छा सर, अगला ठीक। क्वेश्चन ये है कि क्या टेक्नोलॉजी जो है आपको पता है क्रिकेट के अंदर आ गई है, अंपायरिंग के अंदर आ गई है, डीआरएस आ गया है, तो क्या इस चीज़ ने जो है अंपायर्स को फैसिलिटेट किया है, कुछ फ़ायदा भी है इस चीज़ का अंपायरिंग के अंदर, या वैसे ही सिस्टम जो पुराना था वैसे ही चल रहा है? नहीं नहीं, ये बहुत बहुत आईसीसी की बड़ी जबरदस्त इनकी सोच थी जो डीआरएस में लेके आए हैं। इससे कम से कम प्लेयर सेफ हो गए हैं, अंपायर सेफ हो गए हैं। जी सर। कुछ ऐसे डिसीजन होते थे जिनसे मैच मतलब एक गुड या बैड डिसीजन से अंपायर मैच पूरा चेंज हो जाता है। अगर एक सेट बैट्समैन को आपने गलत आउट दे दिया है जी, जी सर। आ, और उसको डीआरएस का वो मतलब सहूलत आप उसको यूज है और वो डीआरएस में उसको करेक्ट डिसीजन हो जाता है, तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है डीआरएस का। मतलब समटाइम इंसान उसके साथ ह्यूमन बिल्कुल सर। एरर इन्वॉल्व है। बिल्कुल सर। अगर आपसे कोई गलती होती है तो वो आपको करेक्ट करने के लिए डीआरएस पे अगर आपको जाना पड़ता है, तो मेरा ख्याल ये एक बहुत अच्छी चीज है। अंपायर भी इससे खुश हैं और इससे आपको अंपायर की क्वालिटी का भी पता चलता है कि जितनी उसमें गलतियां वो कम करेगा उसकी क्वालिटी डेफिनेटली उतनी ज्यादा होगी, और ठीक जो ज्यादा करेगा गलतियां तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी उतनी लो होगी। तो ये ठीक है। डीआरएस बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी चीज है अंपायर के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी और किसी भी डिसीजन के लिए जो भी कंट्रीज के आपस में होते हैं उसके लिए ठीक बड़ी है। शानदार। जी, जी। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े मैचेस के अंदर, यानी कि प्रेशराइज्ड मैचेस, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच या कोई बड़े सिटीज़ का मैच हो डोमेस्टिक लेवल पे, तो उसके अंदर जो है प्लेयर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो क्या एज़ इट इज़ अंपायर्स के ऊपर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट होता है? उनको भी प्रेशर, नर्व्स जो है इन्वॉल्व होती है इस चीज़ के अंदर? डेफिनेटली, क्योंकि इंसान है और प्रेशर इटसेल्फ इज नथिंग। जी, जी सर। प्रेशर एक सिचुएशन का नाम है। आप जब मैच शुरू करते हैं, आपके साथ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक फ्रेंडली माहौल होता है, और जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, आप जहाँ पे डिसीजन का टाइम हो रहा होता है और बड़ा क्रूशल टाइम हो रहा होता है कि ये अगर मैंने जैसे प्लेयर पे होता है कि ये मैं गलत शॉट खेली, आउट हो गया तो मेरी टीम हार जाएगी, इसी तरह सेम प्रेशर जो सिचुएशन में होता है वो अंपायर के ऊपर भी होता है कि इस सिचुएशन के अंदर अगर मेरे से कोई गलत डिसीजन हुआ तो वो टीम के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। तो डेफिनेटली इसका प्रेशर अंपायर्स पे भी होता है, प्लेयर्स पे भी होता है, कोचेस पे भी होता है, मैनेजमेंट पे भी होता है। तो ये एक सिचुएशन होती है मैच के अंदर। जब आप मैच स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल चल रहे होते हैं। ड्यूरिंग मतलब जैसे जैसे चलते रहते हैं और जैसे जैसे आप स्पेशली उसकी बात कर लीजिए, आप टेस्ट क्रिकेट की भी जी। बात कर लें। अगर चौथा दिन है या पांचवें दिन डिसीजन होने वाला है तो वो दिन बड़ा क्रुशल होता है, उस पर अंपायर पे ज्यादा प्रेशर होता है, प्लेयर्स पे ज्यादा प्रेशर होता है। इसी तरह अगर T20 है या वनडे है, उसके जो लास्ट आवर्स के अंदर होते हैं, मतलब जब जहाँ पे डिसीजन की सिचुएशन आती है, तो वो डेफिनेटली उस सिचुएशन में प्रेशर होता है, हर जी, बंदे जी पे, सर। जी, जी अंपायर्स पे सर। भी होता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि क्या अंपायरिंग के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट से लिंक्ड है अंपायरिंग और कोचिंग, क्या अंपायरिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपने, या वैसे कोई ऐसी चीज़ है जो डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग है? कुछ होते हैं ना चीज़ जिसका कोई पार्ट जो है वो डिफ़िकल्ट। जी, जी सर। देखिए, इसमें इसमें अंपायर से रिलेटेड तो यही होता है कि डिसीजन जो हैं, जी, जी अंपायर्स के सर। डिसीजन जो हैं वो उसके लिए क्या डिफिकल्टीज होती हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, दो डिसीजन जो अंपायर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो तो एक होता है कि जब डाउन द लेग साइड आप बैट्समैन करता है, बॉल उसके ग्लव्स को लगता है और उसी लाइन में अगर उसका थाई पैड भी है, तो क्योंकि वुडन साउंड
और एक ग्लव्स की डिफरेंट साउंड होती है, जहाँ अंपायर थोड़ा कंफ्यूज होता है। एक डिसीजन वो है जो डाउन द लेग साइड ग्लव्स और थाई के दरमियान डिफरेंस को जज करना होता है कि यार ये साउंड थाई पैड की भी सेम है एंड ग्लव्स की भी ऑलमोस्ट वही, उसी मटेरियल से बना हुआ होता है। एक डिसीजन ये सबसे मुश्किल तरीन डिसीजन है। एंड देन आप आ जाएं बैट एंड पैड डिसीजन के अंदर भी, जी जी कि सर। जब आपके ग्लव्स को भी लगता है और पैड साथ होता है, तो वो शॉर्ट लेग पे जब वो स्पिनर की दफा या फास्ट बॉलर की दफा लगता है, तो वो चीज जो है वहां पे आपकी क्वालिटी का पता चलता है कि आप कितने अच्छे अंपायर हो और वो जो आप डिसीजन दे रहे हो वो कितना अच्छा है आपके लिए। तो किसी भी अंपायर के लिए ये जज करना दोनों डिसीजन बड़ा मुश्किल होता है। और बस यही इस पे ही है ज्यादातर जी जी सर, बिल्कुल। जो जिस अंपायर्स को प्रॉब्लम होती है। जी जी सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एक बैट्समैन राइट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, जब बॉलर ने बॉल डिलीवर किया तो वो बैट्समैन जो है अपना स्टाइल चेंज करके लेफ्ट हैंड होकर खेलता है, लेकिन बॉल जो है उसकी लेग साइड से यानी फुल बीट हो जाता है, तो क्या इसको वाइड में कंसीडर करेंगे कि ये लीगल डिलीवरी में आएगा? नहीं नहीं, ये स्विच इट या चेंज ऑफ स्टांस जी जी सर। अगर वनडे या T20 में स्विच इट करता है या रिवर्स स्वीप मारता है या चेंज ऑफ स्टांस करता है, जी जी सर। तो वो वाइड नहीं होगा। वो सिर्फ वाइड उस वक्त होगा जब वो गाइडलाइन से, जैसे ऑफ साइड पे हम देखते हैं कि जी जी गाइडलाइन सर। से बाहर अगर वो बॉल जा रहा है तो उसको वाइड देंगे, और अदरवाइज वो वाइड नहीं होगा, चाहे वो डाउन द लेग साइड। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि लास्ट ईयर जो है दुबई के अंदर T10 लीग करवाई गई थी, तो अभी उसका सेकंड जो है सीजन भी चलेगा, अभी उसकी भी होगी अनाउंसमेंट। तो आप कैसे देखते हैं T10 लीग को? आपके ख्याल में क्या ये क्रिकेट के अंदर चेंज जो आ रहा है ये देखिए बेहतर है? ये जी जी सर। देखें ये सिर्फ क्राउड पुल करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, क्रिकेट को फास्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया ने वो एक और दुबई में अभी सिंगल लीग सिंगल क्या सिंगल विकेट टूर्नामेंट जी जी सर। करवाया है आपस में, वो जो खेले हैं अभी राशिद खान। तो ये क्रिकेट में नई नई चीजें लाने के लिए कोशिश होती है कि जी क्राउड को किस तरह अट्रैक्ट करें। तो ये सब चीजें उसी से रिलेटेड है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर वो ये होती है कि ये चीज आपको फायदा पहुंचा रही है या आपको हर्ट कर रही है, सही। ये जज करना। देखें, दो तरह की क्रिकेट होती है ना। एक होती है टेक्निकल क्रिकेट, जैसे इंग्लैंड है या दूसरी कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। स्पेशली इंग्लैंड की हम मिसाल देते हैं कि वो टेक्निक के ऊपर बहुत जोर देते हैं। सिर्फ टेक्निक, जब वो अपनी टेक्निक से उनको खिलाते हैं तो उनकी बैट में वो फ्लो नहीं होता। जैसे आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पावर हिटिंग का दौर है, तो जब टेक्निक और पावर हिटिंग में बहुत फर्क है। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड जो है वो टेक्निक पे ज्यादा जोर देता है, तो वो पावर हिटिंग के अंदर उसमें इतना ज्यादा सक्सेसफुली नहीं है। जी अब जी सर। और उसके अगेंस्ट अगर हम पाकिस्तान को उससे कंपेयर करें, हमारे में तो ऑलरेडी बड़ी एग्रेशन है, एज ए नेशन भी, एज ए जी जी सर। क्रिकेटर भी, या किसी भी फील्ड के अंदर तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बड़ी एग्रेशन है। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिहाज से ये T20 या T10 बड़ा सूटेबल है, क्योंकि उनके टेक्निकल प्लेयर्स को एक हिटे मारने का या उनके बैट के फ्लो को ले जाने का बड़ा वो उनको फायदा होता है। लेकिन आई थिंक T20 क्रिकेट या T10 क्रिकेट पाकिस्तान के लिहाज से ये पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक एट है। द एंड ऑफ द डे टेस्ट क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। आप आपको ये जज करना है कि आपको वो पेशेंस कहाँ से लाना है। अगर हम लोग ज्यादा T20 या T10 क्रिकेट अब खेलना शुरू कर देंगे, तो वो पेशेंस कहाँ से हम लाएंगे जो हमें वनडे या टेस्ट क्रिकेट के अंदर काम देगा। जी जी सर। तो ये चीजें आपको देखनी है, एज ए क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या ये हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन क्योंकि अब ये तो क्रिकेट टूर्नामेंट इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी हो रहा है,
तो इसको भी साथ रखना चाहिए। लेकिन जैसे बाकी कंट्रीज के अंदर है कि हर टीम में हर टीम जो है हर टूर्नामेंट के लिए T10 के लिए अलग, T20 के लिए अलग, वनडे के लिए अलग। जी जी सर। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम अग्रेसिव नेशन है, अग्रेशन हमारे में बहुत है, जी जी सर। नेचुरल टैलेंट बहुत है हमारे अंदर। तो वो समहाउ मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा हमें इसको इतना इनकरेज नहीं करना चाहिए। हमारे लोकल टूर्नामेंट जितने भी हो रहे हैं वो सब अब T20 में चले गए हैं। कोई भी वो जो हमारे ज़माने में क्रिकेट होती थी जिससे क्वालिटी प्लेयर जी जी सर। आते थे, 50 ओवर्स गेम कम हो गई है, 40 ओवर्स गेम कम हो गई है, स्कूल क्रिकेट बहुत कम हो गई है। अगर होती भी है तो वो सब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कमर्शियली उससे पैसा कमाएं। बिल्कुल ऐसे ही। टूर्नामेंट आप ले लीजिए कि जी T20 के अंदर वो दिन में 2 मैचेस करवाते हैं, लेकिन वही अगर कोई ऑर्गेनाइजर वनडे करवाने के लिए 50 ओवर की करता है तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को ये एक सजेशन है कि जी ये जो यंगस्टर की क्रिकेट है इसको तो कम से कम 20 और T10 बिल्कुल मना होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अर्ली एज से टेक्निक आपको नहीं आएगी तो आप पावर हिटिंग कर भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्करेज करें, बल्कि अलाउ ही ना करें कि आप यंग एज के अंदर स्कूल लेवल में या क्लब लेवल की अंडर अंडर 13, अंडर 14, अंडर 16 या जी जी 17 में हम इनको बिल्कुल क्रिकेट मत खेलने दें जो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट है, और इनको लंबी क्रिकेट, ताकि उनको क्रीज पे खड़े होने का टाइम मिले। जी जी सर। क्रीज पे खड़े होंगे तो आपको सारा पता भी चलेगा कि किस तरह आपने खेलना है, पिच की स्पीड का आपको अंदाजा होगा, बॉलर की स्विंग का आपको अंदाजा होगा, पिच के बाउंस का आपको अंदाजा होगा। आप ज्यादा लर्न करते हो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में। ठीक तो हो गया। ये एक ठीक है, कुछ लोगों को इसका फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कंट्रीज को इसका नुकसान भी है, जिसमें एक पाकिस्तान भी शामिल बिल्कुल सर ऐसे ही है। अच्छा सर, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि T10 और T20 के अंदर जो है नौजवानों का रुझान ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ODIs और टेस्ट क्रिकेट। लेकिन आईसीसी ने जो स्टेप लिया है कि टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने जो है डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट जो है मुतारफ करवाई है, पिंक बॉल क्रिकेट। तो क्या आपके ख्याल में ये बेहतर स्टेप है? क्या इससे जो है टेस्ट क्रिकेट में चेंज आएगा या आने का अंदेशा है? कुछ बेहतरी आएगी इसके अंदर? देखिए, वही बात जो मैंने अभी आपसे कही है कि बगैर क्राउड के अर्निंग नहीं हो सकती, जी जी सर। और अगर क्राउड नहीं आएगा तो आपको ये अर्निंग भी नहीं होगी, कोई अट्रैक्शन भी नहीं होगी। अब जैसे इंडिया में आप देख लें, किसी भी किस्म की क्रिकेट हो रही हो तो पता चलता है कि यार ये जबरदस्त क्राउड इतना आता है कि खेलने वालों को भी वो हो रहा मजा आता है, देखने वालों को भी मजा आता है, उसके उनको बिल्कुल। स्पॉन्सर भी ज्यादा मिलते हैं। तो क्योंकि क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट अब डल होती जा रही थी, थोड़ा सा इसमें लोग इंटरेस्ट कम लेना शुरू कर दिया था, तो वो आईसीसी डेफिनेटली ऐसी चीज इसमें भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है जो लोगों के लिए अट्रैक्शन हो। तो ठीक है। अट्रैक्शन यही है कि उन्होंने डे एंड नाइट कर दिया इसको। ठीक जी है, जी सर। पिंक पिंक बॉल कर दिया। पिंक बॉल खैर अट्रैक्शन नहीं है, पिंक बॉल जरूरत है नाइट क्रिकेट जी के जी सर। लिए। बड़ी तहकीक के बाद उन्होंने कलर डिफरेंट कलर्स के बॉल लगा के एक्सपेरिमेंट किए। तो जो विजन के लिए है वो अब ये पता चला है कि पिंक बॉल ज्यादा अच्छा व्यू उसका होता है नाइट विजन के लिए, नाइट जी जी क्रिकेट। सर। बिल्कुल। बस यही आईसी की कोशिश है, आईसीसी की, कि क्रिकेट में अट्रैक्शन आए। अट्रैक्शन होगी तो क्राउड भी आएगा, स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, और ये एक सिस्टम जो है ये प्रॉपर तरीके से जी जी सर। चलेगा। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं, इवन के पाकिस्तान में भी टेस्ट क्रिकेट के लिए जो प्लेयर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ओडीआईज में कुछ मुख्तलिफ होते हैं और T20 के अंदर कुछ अग्रेसिव प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर्स को रखा जाता है। तो ऐसे ही अंपायरिंग के अंदर भी ऐसा है कि जैसा कि आप जाते हैं एक T20 मैच के अंदर अंपायरिंग करने, ओडीआईज के अंदर या 4 डे क्रिकेट के अंदर, तो आप मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एज ए अंपायर? ये काइंडली थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमारी जो T20 की प्लेइंग कंडीशन है वो अलहदा होती है अंपायर्स के लिए। वनडे की प्लेइंग कंडीशन अलहदा होती है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन वगैरह लिखे होते हैं, और 4 डे और टेस्ट क्रिकेट की अलहदा होती है। जी जी सर।
अंपायर्स के लिए तो सिर्फ यही है कि अंपायर्स ने तो डिसीजन देना है, उसको सिर्फ अपना माइंड सेट करना होता है कि जी अब मैं कौन सी क्रिकेट करने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले प्रेपरेशन उसकी करनी पड़ती है, उसकी प्लेइंग कंडीशन पढ़नी पड़ती है, और जो उसकी डिमांड है कि उसमें क्विक डिसीजन आते हैं, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो हमें प्लेयर की निस्बत थोड़ी कम, लेकिन प्लेयर्स की नेचर के मुताबिक प्लेयर्स को ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो उनको एक अग्रेशन को या एक पेशेंस जो होता है टेस्ट क्रिकेट प्लेयर का, जी जी सर। उनको मुश्किल होता है उसमें एडजस्ट करना। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हर किस्म के वर्जन में खेल रहे हैं और नंबर वन है। ये क्वालिटी पे डिपेंड जी करता जी है। सर राइट, बिल्कुल। लाइक बाबर आजम जी सर बिल्कुल। तीनों फॉर्मेट में सक्सेसफुल है। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में सक्सेसफुल है। स्टीव स्मिथ तीनों फॉर्मेट में, बिल्कुल सर। विलियमसन तीनों फॉर्मेट में, न्यूजीलैंड के कैप्टन। जी जी सर और ये बिल्कुल है सर। उसके बाद बेन स्टोक्स हैं, जॉय रूट हैं, उसके बाद काफी प्लेयर्स हैं ऐसे। ये डिपेंड ऑन योर क्वालिटी कि आप किस क्वालिटी के प्लेयर हो, और आपका टैलेंट क्या है कि आप हर कंडीशन के अंदर कितनी जल्दी एडजस्ट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अंपायर्स के लिए थोड़ा सा उसको अपनी प्लेइंग कंडीशन रिवाइज करके हर टूर्नामेंट के लिए कि कौन सा 4 डे करने जा रहे हैं या 1 डे, उसकी प्रेपरेशन करनी पड़ती है, और माइंड सेट होता है कि जी बस अब ये इसमें कैसे हमने करना है। T20 में डिसीजन ज्यादा आते हैं और आपके पास टाइम कम होता है, तो ठीक हो डेफिनेटली अंपायर को थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, मासूमाना सा सवाल है वैसे, कि क्रिकेट के अंदर जो है इंटरनेशनल मैच के अंदर अंपायर्स कितने होते हैं? क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर कितने अंपायर्स इन्वॉल्व होते हैं एक मैच के अंदर? आईसीसी टेस्ट क्रिकेट या हमारा जो भी फाइनल होता है, जो भी मैच टेलीकास्ट होगा, उसकी रिक्वायरमेंट होती है 4 अंपायर्स की। जी सर। 2 ऑन फील्ड अंपायर्स होते हैं, एक टीवी अंपायर होता है जो टीवी से रिलेटेड जितनी जी भी जी वो सर। है डिसीजन वगैरह वो करता है, और एक होता है फोर्थ अंपायर जो इनको फैसिलिटेट करता है जब मतलब लंच हो या किसी भी किस्म का कोई भी काम ग्राउंड में होगा, वो फोर्थ अंपायर की ड्यूटीज होती हैं। वो जाके रोल भी करवाता है, स्टंप्स भी लगवाता है, क्रीज मार्किंग भी चेक करता है। तो सिंपली एक सर वो जो बॉल वगैरह मैच लेके के आते हैं ग्राउंड के 4 अंदर, अंपायर की जरूरत है। जी जी सर, अंपायर जो है बॉक्स लेके आता है ग्राउंड के अंदर, बॉल बॉल अगर गुम हो जाए, वो भी, ये भी फोर्थ वो अंपायर फोर्थ, है ही? जी जी सर। जी, जी जी सर। ग्राउंड से रिलेटेड जो भी काम है, वो काम की सूरत में वो फोर्थ अंपायर ही जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट के अंदर जो है रन के जो है स्कोर जो है दो तरीके से काउंट होता है। एक तो जो स्कोर है वो टीम का टोटली काउंट होता है टोटल के अंदर। एक जो है इंडिविजुअली जो है बैट्समैन उसके हिस्से में आता है, यानी कि जो उसने बैट से स्कोर किया हो। ठीक है, बाकी जो है लेग बाइज वगैरह में काउंट होता है जो टीम के हिस्से में आता है। तो कौन अगर एक प्लेयर जो है बैटिंग कर रहा है तो जाहिर बात है उसके बैट के साथ जो बॉल टच होगा वो ही कंसीडर किया जाएगा। तो क्या उसका बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है आर्म के अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट है? अक्सर देखा गया है कि वो जो है अपनी एल्बो तक जो है कंसीडर किया जाता है, अगर यहाँ पे भी बॉल लग जाए तो उसको जो है बैट्समैन की जो है फिगर्स में काउंट किया जाता है। तो आप इस चीज को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, मैं आपको इसका सिंपल डेफिनेशन बता दूं। जी जी सर। तो होता है वो स्कोर जो बैट्समैन के बैट से या उसके ग्लव से होता है, वो बैट्समैन के खाते में जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, जो उसके ग्लव्स को लगेगा और बैट को लगेगा, वो स्कोर अंपायर बैट्समैन के खाते में जाएगा। ठीक हो गया। जो और उसके बाद जो रन्स होते हैं बाई के, वो बाई के कॉलम में जाएंगे। लेग बाई के जो रन्स होते हैं वो लेग बाई के कॉलम में जाते हैं। तो वो अब सिंपल आपको बता दें कि एक जो जिस भी लेग बाई से, इसमें सबसे मुश्किल ये होता है, बाई वो होती है कि जब, हाँ, जब बॉल किसी भी चीज को टच नहीं करता और विकेट कीपर के पास जाता है और उससे बॉल छूट जाता है और वो जी जी सर। बाहर चौका हो जाता है या कोई भी रन होता है, हाँ जी, तो जैसे उसको हम वाइड। बाय का रन कंसीडर जी जी। करते हैं। जी जी सर। लेग बाय का रन होता है कि आपके बैट या ग्लव्स को ना टच हो, और लेकिन आपकी पर्सन को टच हो, लेग टांगों को लग जाए या बॉडी के किसी हिस्से को लग जाए या हेलमेट को लग के चला जाए, तो वो लेग बाय हम उसको कंसीडर करते हैं। इसमें एक बड़ी टेक्निकल चीज जो आपको बता दूं, वो आपको व्यूअर्स के लिए बड़ी अच्छी जी है। जी सर। जो बॉल बैट्समैन खेलने की कोशिश नहीं करता,
और वो बॉल उसके टच होके जाती है पैड्स को या उसके थाई पैड को, या उसको जो खेलने की कोशिश नहीं करता, तो वो उसमें कोई रन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खेलने की कोशिश नहीं की। वो जैसी बॉल का एक्शन कंप्लीट होगा, अंपायर उसको डेड बॉल कर देगा फर्स्ट रन के बाद। जी अच्छा, अब एक टेक्निकल इसमें और चीज ये है कि अगर वो बैट्समैन ने बॉल इंजरी से बचने के लिए उसने यूं करके छोड़ा, ये सिर्फ अंपायर ने जज करना है कि ये बॉल उसने इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा है या उसने इसको लेफ्ट किया है। ये सिर्फ अंपायर ने जज करना होता है। अगर वो इंजरी प्रोटेक्शन में उसकी बॉडी को लग के जाएगा तो वो लेग बाई के उसमें जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो उसको खेलने की कोशिश नहीं करता तो वो डेड बॉल में जाएगा, उसका कोई रन नहीं है। ठीक हो गया। होपफुली ये तीनों आपको समझ जी आ जी सर, बिल्कुल आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दी इन चीज़ों को। अच्छा सर, अब अगला क्वेश्चन ये है कि रन आउट के क्या रूल्स हैं? ये थोड़ा सा बता दें कि रन आउट अगर एक बैट्समैन जो है रनिंग करता हुआ अपनी क्रीज के अंदर आ रहा है, तो अब जो फील्डर है वो बॉल पकड़ के लगा देता है विकेट्स को, तो क्या इसका जो है बैट्समैन का जो है अगर बॉडी का पार्ट जो है बाहर है लेकिन बैट अंदर है, अक्सर ये भी कुछ आईसीसी ने पीछे रूल निकाला था कि बॉडी का कोई ना कोई पार्ट आपका जो है क्रीज के अंदर होना चाहिए, तो काइंडली ये भी थोड़ा सा आप बता दें जो लेटेस्ट रूल चल रहा है रन आउट का, या कैसे कंसिडर किया जाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अब मैंने अभी आपको नो बॉल से रिलेटेड जो हाँ जी, बात हाँ जी सर, बताई है, बिल्कुल। वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि इनर एज ऑफ द क्रीज, ठीक हो गया। अगर बैट्समैन का जिस्म या बैट या जिस्म का कोई भी हिस्सा उसका इनर एज से क्रॉस कर चुका है ड्यूरिंग रन आउट प्रोसीजर, तो वो नॉट आउट होगा। ठीक हो गया। और अगर वो इनर एज के सिप पे नहीं क्रॉस किया, ऑन द लाइन है या क्रीज से बाहर है, तो डेफिनेटली वो आउट होगा। जी जी लेकिन सर। इवन ऑन द लाइन भी अगर होगा और वो इनर एज को वो क्रॉस नहीं किया या टच नहीं किया, तो वो आउट ही कंसीडर होगा। यहाँ पे एक और जो अभी आपने सवाल किया, थोड़ा और आपको डिटेल से बता दूं जी जी सर। कि ड्यूरिंग रनिंग जब बैट्समैन करता है, डाइव मारता है अपने आप को सेव करने के जी जी लिए, सर। या बैट्समैन क्रीज में पहुंच जाता है और थ्रो से बचने के लिए जो जंप करता है, उस दौरान अगर बैट्समैन की मूवमेंट उसी विकेट की तरफ है लेकिन उसकी बॉडी इन द एयर हवा में है और बॉल विकेटों को टच करता है, तो वो नॉट आउट होगा। अगर उसने बॉल इन सॉरी बैट और उसका पर्सन क्रीज के अंदर लगने के बाद अगर वो जंप करता है तो वो नॉट आउट होगा। लेकिन अगर वो आउटसाइड क्रीज अगर जंप करता है और इन द एयर होता है और बॉल विकेटों को टच करता है, सिचुएशन सेम है, जी जी सर। लेकिन वो डिफरेंट ये है कि वो पहले टच करने के बाद जंप किया है और टच करने के पहले जंप किया है, तो वो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। होप कि आपको समझ आ गई होगी जी जी सर, कि बिल्कुल आपने बिल्कुल। इनर एज को टच करने के बाद जो भी आपका फर्दर मूवमेंट होगी, चाहे वो इन द एयर हो, आप बैट भी आपका हवा में है, आपकी बॉडी भी हवा में है, लेकिन आपने टच करने के बाद इंजरी प्रोटेक्शन के लिए आपने जंप किया, तो वो आप सेफ हैं। लेकिन ठीक। अगर आपने पहले ही जंप कर दिया है, दो कि आप इंजरी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आपने टच नहीं किया और आप इन द एयर है, तो वो आउट हो। ठीक हो गया। अच्छा सर, ग्राउंड के अंदर जो है एक फील्डर जब थ्रो करता है, बैट्समैन ने कोई बॉल हिट किया, प्लेयर जो है फील्डर है उसने पकड़ के थ्रो किया, तो ग्राउंड के अंदर कितने रन जो है एक प्लेयर अपने जो है रन करके जो है अपने उसकी फिगर्स में काउंट होंगे? देखिए, ये बड़ा मशहूर, ये अभी जो हाँ वर्ल्ड जी, हाँ कप जी। में हुआ है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जी जी सर, कि ये बिल्कुल। जो जो बेन भी है, स्टोक्स वाला 2019 वाला। उसमें उसमें होता ये है कि जब आप रन कंप्लीट करते हैं और जी जी फील्डर सर। बॉल को पकड़ता है, अगर तो उसने थ्रो कर दी और आप सेकंड रन के लिए क्रॉस नहीं किया, आपने सेकंड रन के लिए क्रॉस करेंगे तो अपनी क्रीज में जी जाएंगे ना। जी सर। अगर आपने सेकंड रन के लिए बैट्समैन अगर यहां पे है, क्रॉस नहीं किया उन्होंने और वो थ्रो हो गई है, तो वो रन कंसीडर नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है।
जी, जी सर। अगर वो क्रॉस करने के बाद उसने बैट्समैन ने फील्डर ने थ्रो की है, तो वो क्रॉस करने के बाद 2 के आप अपनी क्रीज में ना पहुंचे, तो वो रन कंसीडर होगा। जी, तो जी। बेन स्टोक के उसमें भी यही था कि जैसे ही बैट्समैनों ने पहला रन कंप्लीट किया, अपनी अपनी क्रीज में बैट लगाए और टर्न किया, तो उस दौरान फील्डर ने थ्रो कर दी थी। जी, जी सर। धर्मा सेना से क्योंकि ये बड़ा फर्स्ट टाइम ही कि सबको पता जी, जी चला सर। है, बड़ा मुश्किल आपको पता चल गया होगा कि नंबर 1 अंपायर है धर्मा हाँ सेना, जी, हाँ उसको जी, भी नहीं बिल्कुल। पता था कि ये क्या सिचुएशन है, कैसे हैंडल करना है। तो ये फर्स्ट टाइम जो बाहर बैठे हुए थे आईसीसी के जो रन करते हैं कमेटी, जब उन्होंने इस चीज को देखा तो वो उन्होंने फिर ये सबको बताया। साइमन टोफल कहते हैं जिसने ये सबसे पहले बात की थी कि जैसे ही बॉल जब वो मुड़े हैं, क्रॉस नहीं किया था, तो उससे फील्डर ने थ्रो कर दी थी, तो वो रन कंसीडर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फील्डर की थ्रो करने से पहले वो क्रॉस नहीं किया था उन्होंने। ठीक हो ठीक है, गया। अगर तो वो क्रॉस कर ले तो वो रन कंसीडर था। वो 5 रन थे जी, जी सर। और 5 रन ही देने चाहिए थे, क्योंकि एक कंप्लीट रन और बाउंड्री लाइन 5 रन थे। धर्मा सेना ने उसके 6 का सिग्नल दिया था, जो कि आज अब तक वो मेरा ख्याल रिग्रेट करता है और बताता है कि जी कैसे उनसे ये गलती हो गई। जी, जी सर, तो बिल्कुल। उस सिचुएशन को जज करना होता है, क्योंकि ह्यूमन एरर इसमें इन्वॉल्व है। दो के सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी एक अल्लाह की कुदरत बताती है कि अल्लाह की कुदरत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हर सर। चीज होने के बावजूद गलती के चांसेस जरूर हैं। बिल्कुल होते ये हैं सर। ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है। है जी। कि एलबीडब्ल्यू, लेग बिफोर विकेट, इसके क्या रूल्स हैं कि कोई आप बॉल जो है विकेट के दरमियान में पिच करे, तो बैट्समैन के पैड्स को टच करे तो फिर वो आउट होगा। अक्सर भी ये भी देखा गया है कि कोई स्पिनर बॉल कर रहा है, कोई लेग स्पिनर अक्सर, तो बॉल जो है वो दरमियान में पिच नहीं करता, बाहर पिच किया बॉल, तो मूव करके पैड्स को लगता है तो आउट दिया जाता है। तो ये कुछ फिर जो है बैट्समैन जो है रिव्यू भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा काइंडली बता दें आपकी नज़र में जो है ये। देखिए, इसमें सिंपल एक फार्मूला है जो जो आई थिंक अगर मैं आपको बताऊं तो जो अंपायरिंग करना चाहते हैं बच्चे या जो भी मतलब अंपायरिंग करना जी, जी चाहते सर। हैं, अगर तो वो इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो उनके लिए अंपायरिंग करना बड़ा आसान होता है। ये सिंपल फार्मूला है कि कोई भी बॉल जो आउटसाइड लेग पिच होगा, उस पे चाहे जितना बड़ा मर्जी आउट हो, वो आउट नहीं कंसीडर होगा। पिच आउटसाइड लेग मीन इज नथिंग। उस पे कोई वो आउट नहीं हो सकता, चाहे वो पैड जो है बिल्कुल बॉल मिडिल स्टंप को जाके हिट करे, बॉटम ऑफ द मिडिल स्टंप को जाके हिट करे, उस पे आउट नहीं होता। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर बॉल ऑफ स्पिनर का बॉल आउटसाइड ऑफ बैट्समैन खेलने की कोशिश करता है बैटिंग पैड के साथ, और वो बॉल आउटसाइड ऑफ लगता है, तो वो आउट नहीं होता। जी, जो इम्पैक्ट वो जो स्ट्रैप आप देखते होंगे, आपको दिखाते हैं वो जो स्ट्रैप दिखाते हैं 9 इंच का वो जो है, जी, जी सर। अगर वो बॉल उसके अंदर इम्पैक्ट होता है और विकेट्स को लगेगा, तो वो आउट होगा। पहला चीज जो अंपायर के लिए होती है, फेयर डिलीवरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो देखना होता है कि बॉल पिच कहाँ हुआ है। उसके बाद सेकंड पोजीशन जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि इम्पैक्ट कहाँ हुआ है। अगर वो इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है, डेफिनेटली लेग साइड पे बॉल पिच हुआ, उसको तो कंसीडर ही नहीं अपना। जी, जी सर, लेकिन बिल्कुल। अगर ऑफ साइड पे बॉल आउटसाइड ऑफ है, लेकिन वो विकेटों को हिट कर रहा है, तब भी आपने उसको आउट नहीं देना, क्योंकि इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हो। जी, लेकिन अगर आप इसको खेलने की कोशिश नहीं करते, लेफ्ट करते हो, तो फिर आपके इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। फिर आपने सिर्फ ये देखना है कि ये बॉल विकेट को हिट करेगा या नहीं करेगा, उसमें इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। अगर तो आपकी नजर में बॉल विकेट को हिट करेगा, इतना स्विंग हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, और उसकी हाइट को आपने जज करना है सिर्फ कि वो ऊपर से तो नहीं गुजर जाएगा। अगर वो इम्पैक्ट विकेटों को हिट कर रहा है, तो फिर आपने वहां पे इम्पैक्ट खत्म कर देना है, इस सूरत में कि बॉल बैट्समैन अगर बॉल को लेफ्ट करता है। जी, जी।
होप आपका सवाल नहीं नहीं क्लियर सर, बहुत अच्छे जवाब तरीके का से जवाब आपने मिल गया। जो है इसका आंसर दे दिया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि 4 डे क्रिकेट या जो है टेस्ट मैचेस के अंदर जो है एक दिन के अंदर 90 ओवर्स करवाए जाते हैं, ठीक है। बॉलिंग टीम जो है 90 ओवर करवाती है। तो अंपायर जो है एंड के ऊपर जब इवनिंग का जो लास्ट सेशन चल रहा होता है तो उसमें जो है बैड लाइट का इम्पैक्ट आता है। तो अंपायर जो है बैड लाइट को चेक करने के लिए डिवाइस को यूज कर रहे होते हैं, मीटर सा होता है उसको चेक करते हैं उसके साथ। तो ये काइंडली ऑडियंस को बता दें कि वो डिवाइस कौन सी है और कब उस चीज को जो है चेक किया जाता है कि ये बैड लाइट का इम्पैक्ट है। हालांकि घरों में बैठ के लोग देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर, हर चीज क्लियर है, तो ये मैच क्यों नहीं शुरू करवाया जा रहा? ये काइंडली थोड़ा सा बता दें। देखिए, इसको इसको कहते हैं लाइट मीटर। जी जी। लाइट मीटर होता है, ये खास इसके लिए बनाया गया है, के लिए बनाया गया, इसको डिजाइन किया गया है। इसने आपको बताना होता है, इसको सिर्फ आप ये समझ लें कि जब अंपायर ने मैच बंद करना है, उसमें क्या क्या चीजें उसको मद्देनजर रखनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स एंड अंपायर्स की प्रोटेक्शन, इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए कि इतनी बैड लाइट ना हो कि बॉल को देखने में जी जी सर। अंपायर्स को या बैट्समैन को या फील्डर को प्रॉब्लम हो रही है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अंपायर नेक आइज को जज करता है और उसको मैच को वहां पे बंद करता है। एंड देन फिर लाइट मीटर यूज होता है। उस वक्त उसकी रीडिंग ले जाती है कि इस वक्त जब हमने मैच बंद किया है तो इसकी रीडिंग क्या है, इसका बेंच मार्क को हम उसको कहते हैं। वो रीडिंग हम लिख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। तो जैसे ही नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डेज में ऐसी सिचुएशन आती है तो रीडिंग को, उस रीडिंग के ऊपर जब आप पहुंचते हैं, अंपायर फिर फर्स्ट डे नेकेड आई से बंद करेगा एंड देन फिर हमने उस रीडिंग के मुताबिक जाके उसको बंद करना होता है। जब भी वो रीडिंग आएगी आपके लाइट मीटर पे, आप उसको बंद कर दें मैच ठीक को। हो गया, ठीक तो हो गया। मेनली इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आप प्लेयर्स एंड अंपायर्स जो भी ग्राउंड में मौजूद है, उनको इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती ठीक हो गया। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी टेस्ट क्रिकेट से ही रिलेटेड है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर अक्सर जो है बॉल जो है जब ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो अंपायर्स के पास अक्सर जो है एक सर्कल सा होता है, मे भी कोई डिवाइस हो, वो उसमें से बॉल को गुजार के देखते हैं। वो क्या किस चीज़ को चेक किया जाता है? क्या बॉल के एंगल को चेक किया जाता है कि बॉल के जो है उसका डैमेज तो नहीं है? ये काइंडली थोड़ा सा बता दें। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन सर ये भी है कि बॉल टेम्परिंग जो है उसके अंदर किस चीज को देखा जाता है कि बॉल टेम्परिंग हो रही है? है। देखिए, मैं आपको बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मैं आपको इसका उसी उसी अंदाज में आपको जी जवाब जी भी सर। यही दूंगा। वो बॉल गेज होती है, ठीक जो हो गया। एक नेचुरल बॉल की शेप होती है। जो स्टार्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच जो एक बॉल की शेप होती है, हम नए बॉल को भी उस गेज के अंदर से गुजारते हैं। अगर तो वो गेज में से प्रॉपर तरीके से गुजर जाता है तो वो एक नॉर्मल बॉल कंसीडर किया जाता ठीक हो है, गया। उससे हम मैच पाते हैं। लेकिन अगर वो बॉल किसी भी वजह से गीला होने के बाद या कोई ऐसी जगह पे हिट करने के बाद आ, वो आउट ऑफ शेप हो जाता है और उस गेज में से नहीं निकलता, तो वो हम उसको अनफिट करार देते हैं और फिर उस सिचुएशन के ऊपर उस टाइम पे हम उसको चेंज करने के अहल हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर बैट्समैन, फील्डर या बॉलर बॉल को टेम्पर करके उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है, तो वहां पे हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि दो सिचुएशन से हम उसको हैंडल करते हैं। आइडेंटिफिकेशन सिचुएशन, जिसमें अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि ये फला फील्डर या फला बॉलर इस बॉल को टेम्पर कर रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फिर वो आइडेंटिफिकेशन का लॉ अप्लाई करते हैं। और एक नॉन आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होता है जिसमें पता नहीं होता लेकिन बॉल जो है वो टेम्पर्ड हो रहा है, लेकिन पता नहीं होता कि उसमें वो जो है कि कौन कर रहा है। उसमें हम फिर कैप्टन को वार्न करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये बॉल इससे ज्यादा टेम्पर्ड हुआ तो आपको
जो प्लेंटी आइडेंटिफिकेशन वाले उसमें सिचुएशन में लगनी थी वो प्लेंटी कैप्टन को उसमें लगेगी, नॉन आइडेंटिफिकेशन वाले में। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बॉल टेम्परिंग जो है ये किस किस वे में आता है? एक तो ये देखा गया था लास्ट टाइम जो है शाहिद अफरीदी जो है वो बॉल को मुंह के साथ टेम्पर कर रहे थे। अक्सर जो है बॉल ट्राउजर की जिप के साथ अपने जो है ये अक्सर जो है देखा गया कि कुछ ना कुछ यानी कि ऐसी हरकत करते हैं बॉल के साथ, वो टेम्पर बॉल करते हैं। ये बॉल टेम्परिंग बेसिकली है क्या चीज? इसको आप किस तरह से देखिए ये डिफाइन करेंगे? बॉल टेम्परिंग वो चीज है कि किसी भी तरीके से बॉल की नेचुरल पोजीशन को खत्म करके और उसको अपने मुताबिक ऐसा बनाया जाए कि रिवर्स स्विंग शुरू हो जाए। ये ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ रिवर्स स्विंग के लिए पाकिस्तान के जो बॉलर थे पुराने, रिवर्स स्विंग पाकिस्तान ने इजाद की है, फिर अब पूरी दुनिया में चली गई है और पूरी दुनिया अब ये टेम्परिंग का सिलसिला करती है, चाहे वो छुपा के करे, चाहे जैसे भी हो, चाहे पकड़ी जाए या ना पकड़ी जाए। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि रिवर्स स्विंग लेनी है उसने बॉल टेम्पर करने के बाद, जी जी। ठीक है, बॉल बनाने के बाद। तो अगर आप बॉल की नेचुरल पोजीशन को आर्टिफिशियली चेंज करते हैं तो वो टेम्परिंग में आता है। उसमें आप उसके ऊपर चाहे कोई ऑयल लगा दें या कोई क्रीम लगा दें तब भी वो टेम्परिंग है। आप जानबूझ के उसको जोर से जमीन पे मारें ताकि वो उसको रगड़ लगे, वो भी टेम्परिंग में आता है। और आप चाहे नाखून से या दांतों से, शायद अफरीदी जैसे आपने अभी जी जी कहा सर, कि जी। वो उन्होंने काटा, तो वो जो उसकी नेचुरल पोजीशन को चेंज करेगा वो टेम्परिंग में आता ठीक हो गया। जी सर, ये मेरा लास्ट है। जी क्वेश्चन है कोचिंग से, अंपायरिंग से रिलेटेड ही, कि एक जो जैसा कि सईद अजमल का इंसिडेंट हुआ था कि उनका जो है बॉलिंग का एंगल जो है 90 डिग्री पे में भी कुछ इस तरह से है, तो इसको आप कैसे जो है एक लीगल एक्शन और इलीगल एक्शन में फ़र्क क्या है बॉलर के बेसिकली? देखें, ये बाय द टाइम ये चीजें तब्दील हुई हैं। सर। अब सेम उसी एक्शन से मुताया मुरलीधरन ने पूरी दुनिया को आउट कर दिया, 900 आउट जी कर जी दिए बिल्कुल उसने। फ़र्क है। वही एक्शन सईद अजमल का था, लेकिन मुरलीधरन को थोड़ा सा एडवांटेज उसका नेचुरल बैंड था उसमें। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपको मैं बताऊं कि जैसी बॉलर का आर्म जो है उसके शोल्डर की हाइट तक पहुंचता है, जी जी सर। अगर यहाँ पे ये आर्म यहाँ बैंड पोजीशन पे है और यही बैंड पोजीशन को कंटिन्यू रखते हुए वो बॉल देता है तो ये नो बॉल नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये आर्म यहाँ पे बैंड है और जब बॉल डिलीवर करते हैं और ये सीधा हो जाता है तो ये नो बॉल है। ठीक हो जिस गया। जिस बॉल में झटका आएगा तो वो नो बॉल होगा। मतलब ठीक है। आपने ये बैंड से जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये जर्क आएगा, तो ये नो बॉल कंसीडर होगा। लेकिन अगर यही बैंड इसी इसी पोजीशन में आप बॉल डिलीवर कर देते हैं तो ये नो बॉल नहीं होता। ठीक हो गया। यहाँ से हमने देखना होता है कि ये आर्म में कितना बेंड है और बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी जब वो बॉल डिलीवर करता है तो वो बेंड कितना उसका रह जाता है। ठीक हो गया। सब जी जी होप सर। कि आपको ये समझ नहीं में। नहीं, आपने सर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अच्छा सर, अब लास्ट सेशन में मैं आपसे कुछ नौजवानों के बारे में चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हमारी ऑडियंस जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट के साथ जो है काफ़ी मोहब्बत करते हैं, लगाव उनका है। तो ऐसे नौजवान, अब देखें ना, एक बंदा जो है या हर एक बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, अपने मुल्क की तरफ से क्रिकेट खेले। लेकिन आपको ये भी पता है कि 22 करोड़ की आवाम में से जो है 11 बच्चे ही खेलने होते हैं, 11 प्लेयर ही खेल सकते हैं। तो आप देखें ना, कुछ लोग जो है वो नहीं खेल सकते, तो आगे इस गेम को एज ए पैशन लेके जाना चाहते हैं, एज ए कैरियर लेके आगे जाना चाहते हैं। तो माशाल्लाह आपने जो है कोचिंग के सर्टिफिकेट्स भी हैं आपके पास जो है अंपायरिंग के सर्टिफिकेट्स भी हैं, आपके पास वास्ट एक्सपीरियंस भी है। तो आप नौजवानों को कैसे बताएंगे कि ये जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और एज ए कैरियर इसको लेके जाना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, कैसे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या एक कोच या अंपायर का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, कितनी क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए, तो कैसे वो अपने आप को इस फील्ड के अंदर आगे लेके आ सकते हैं? काइंडली ये थोड़ा सा बता दें।
देखिए ये मैं बड़ा एक सिंपल मैसेज, क्रिकेट क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है, कोचिंग, अंपायरिंग, प्लेइंग, जी जितनी जी भी सर। चीजें हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज कि अगर आपने जो भी काम करना है उसके टॉप पे जाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जी जी सर बिल्कुल। अगर तो आप समझ रहे हैं कि डे बाय डे आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें कि आज मैं क्रिकेट खेलने के लिए आया था, नेट पे मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, कल की निस्बत मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट है। अगर तो आपको वो इम्प्रूवमेंट नजर आती है तो आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आप समझते हैं कि सब इतनी मेहनत करने के बावजूद आप में किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे उस काम को करने के लिए, और टॉप पे जाने के लिए आप उसको वो एफर्ट नहीं दे रहे जो वहां पे रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जितना भी आपने काम करना है उसको कंसंट्रेशन के साथ करना है। एक लेबर जैसे होती है वो नहीं हमने करनी, मजदूरों वाली मेहनत नहीं करनी है जी जी आपने। सर। आपने इंटेलिजेंट मेहनत करनी है विद कंसंट्रेशन। अगर आप बॉलिंग में आए हो तो आप देखो कि आपके रनअप में क्या फॉल्ट है, आप रनअप कैसे इंप्रूव करोगे, आपकी स्पीड में किस तरह फर्क पड़ रहा है। अगर तो डे बाय डे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है देन यू शुड कंटिन्यू योर वर्क। अगर आप समझ रहे हो कि आप यहीं पे खड़े हुए हो बल्कि उससे भी नीचे आ रहे हो तो यू शुड नॉट कंटिन्यू योर वर्क। जी जी सर तो बिल्कुल। यही चीज प्लेयर के लिए भी अप्लाई करती है, कोच के लिए भी अप्लाई करती है, और अंपायर्स के लिए भी अप्लाई करती है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें मेहनत करो, लेकिन मेहनत कंसंट्रेशन के साथ करो। ठीक हो गया। विदाउट कंसंट्रेशन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, उससे आपको कुछ गेन नहीं होता। एक दूसरा आपका सवाल था कि किसी भी नए अंपायर को आने के लिए जी जी क्या सर। करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे एक लॉ बुक है, 42 लॉ उसके लॉज हैं उसके अंदर। आईसीसी ने उसको की है, लिखी है उसके अंदर काफी, उसके अंदर 42 लॉज के अंदर मजीद उसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह है। जो भी बंदा जो क्रिकेट क्रिकेट छोड़ता है या सिर्फ अंपायर ही बनना चाहता है, पहले तो उसको पढ़े, उसको समझे, एंड देन क्रिकेट बोर्ड से फिर मतलब राब्ता करे कि जी मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट आई थिंक एफए रखी हुई है क्रिकेट बोर्ड ने, जो नॉन क्रिकेटर हैं, जो नॉन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जी हैं। जी सर। तो आप एफए या ग्रेजुएट जो भी है आप, और आपको थोड़ा सा क्रिकेट नॉलेज है एंड आप उसको पढ़ते हैं किताब को, तो आप क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करें, वो आपका एग्जाम लेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप उसमें उनके एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फिर लेवल 2 लेवल 3, अब उन्होंने कैटेगरीज चेंज की हैं डिफरेंट नाम से, लेकिन वो यही है कि लेवल 1 लेवल 2 एंड एलीट पैनल तक और इंटरनेशनल आईसीसी पैनल तक आप उसके थ्रू ही जाए। ठीक हो गया। तो सर जी जी, एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं नौजवानों के लिए अंपायरिंग के अंदर या कोचिंग के अंदर? बिल्कुल है। देखें आप, हमारा जो कोचेस हैं वो बड़ी हैंडसम अमाउंट उनको मिल रही है। बहुत उनके उनके पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं, स्पेशली जो क्रिकेटर रिटायर हुए हैं वो कम कोचिंग में आ रहे हैं, अंपायरिंग में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली है, अंपायरिंग में भी चांस है, अब कोचिंग में भी चांसेस हैं। जी बहुत जी। अच्छी चीज है अगर आप आना चाहते हैं, लेकिन बात वही है कि आप इसको, इस पैशन को कितना कितना इसमें इनपुट देते हो, आप इसको कितनी मेहनत से करते हो, कितनी कंसंट्रेशन से करते हो और इसमें इम्प्रूव कर रहे हो, तो फिर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप इंटरनेशनली अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग अंपायर बन जाते हैं तो आपके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि हर मैच आप टेलीकास्ट, पीसीबी कोशिश कर रहा है कि काफी मैचेस टेलीकास्ट हों। जी जी सर। मैच टेलीकास्ट होते हैं, आप परफॉर्म करते हो तो आप दुनिया के सामने आ जाते हो कि जी आप में कितनी एबिलिटी है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो डेफिनेटली है इसके अंदर चांसेस, बहुत चांसेस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह करें। जी जी सर। अच्छा सर, लास्ट पे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अंपायरिंग एक मुश्किल शोबा है क्रिकेट के अंदर। आपको टेस्ट मैच के अंदर 5-5 दिन जो है खड़े रहना पड़ता है प्लेयर्स के साथ। तो आप अपने आप को किस तरह से फिट रखते हैं इसके लिए, इस जॉब के लिए? और नौजवानों को क्या आपका मैसेज है कि आप अपने आप को किस तरह से
फिट रख सकते हैं? देखिए कोई भी स्पोर्ट्स हो और कोई भी उससे रिलेटेड जो होते हैं उसके अंपायर्स हैं या कोचेस हैं या प्लेयर्स हैं, अगर तो वो अपने आप को फिट नहीं रखते, स्पोर्ट्स का मतलब ही आपने आपको फिट रखना है, सिंपल इज जी जी सर। दैट। आप फिट हैं तो आप स्पोर्ट्स के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपना अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एट दिस एज मुझे आज 14 साल अंपायरिंग करते हुए हो गए हैं, ऑलमोस्ट 25 मोर देन 25 इयर्स मुझे क्रिकेट से खेलते हुए भी हुए हैं, राइट फ्रॉम द अंडर 19 टू ओवर 50। मैं आज तक बहुत मुश्किल से मैं याद करता हूँ कि शायद मैं एक्सरसाइज ना की हो किसी सीजन पे। जब भी ऑफ सीजन होता है हमारे पास करने के लिए जो नहीं होता, उस वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को फिजिकली तैयार रखते हैं कि जी अब हमारा सीजन आने वाला है, उसके लिए हमने तैयारी। जब तक आप तैयारी नहीं करोगे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिटनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम अंपायर्स भी जब सीजन से पहले अपने आप को फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, अब तो जिम भी करते, कई अंपायर जिम भी कर रहे हैं, एंड लॉ से अवेयरनेस के लिए वो पढ़ाई भी करनी पड़ती है, डिफरेंट फार्मूलाज को रीड करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं कि फिटनेस बहुत जरूरी है, चाहे आप रिटायरमेंट के करीब हैं, चाहे आपका पहला साल है और आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आपकी फिटनेस जरूर मैटर करती जी जी सर बिल्कुल। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें इतना टाइम दिया। सर लास्ट पे अगर आप जो है कुछ मैसेज हमारे नौजवानों को या हमारी ऑडियंस को देना चाहें हमारे चैनल के थ्रू, तो काइंडली लाजमी। है। देखिए सबसे पहले क्योंकि मैं अंपायर हूं, तो जी जी अंपायर्स के लिए मैं आज एक प्रोडिक्शन कर रहा हूं, जी सर। मे बी आने वाले चंद 10 सालों में या 5 सालों में या आइंदा कभी भी फ्यूचर में ये प्रोडिक्शन, आप ये मेरा वर्ड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी जी सर। और ये जरूर इसको रखिएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मैं एक अंपायर से रिलेटेड चीज को सजेशन देना चाहता हूं पूरी दुनिया को, कि किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए या जी जो जी भी टेलीवाइज मैच हैं, अगर वो 4 अंपायर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो क्योंकि मैं काफी अरसे से ये चीजें कर रहा हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है कि एक जब ऐसा सेशन आता है जो आखिर का सेशन होता है, उसमें अंपायर थकते हैं, और उसी जब आप में थकावट आती है आपका दिमाग भी थकता है, और उसी दौरान अगर डिसीजन आएंगे तो उसमें आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। मेरी सजेशन है को कि अगर आप अंपायर्स को सेशन टू सेशन मैचेस करवाएं, जी मतलब जी 4 अंपायर्स हैं एक सेशन में, अगर 2 काम करके आए हैं तो नेक्स्ट जो 2 अंपायर हैं वो जाके 2 अंपायर करें, सेशंस करें। और जो अंदर फील्ड अंपायर से बाहर आए हैं वो, हाँ, वो सेशन टू सेशन अगर वो अंपायर को यूज करें, उससे अंपायर भी रहेगी, उसमें एक पैशन भी रहेगा हर चीज के लिए, और एक जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं थकावट के एवज जी जी सर बिल्कुल अंपायर से, स्ट्रेस। लास्ट सेशन के अंदर टी सेशन वाला सेशन होता है, वो कम हो सकता है। तो मेरी ये सजेशन अगर आईसीसी तक पहुंचती है, बात को जरूर कंसीडर किया जाए कि जो 4 अंपायर्स हैं उनको सेशन टू सेशन यूज करें, ताकि आप देखेंगे इसके अंदर डेफिनेटली बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ने वाला है अगर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। नहीं सर और बिल्कुल, जो आपने मेरे से बहुत अच्छी चीज़ हैं, जो प्लेयर हैं, उनको भी एक, बस जो मैंने अभी अपने इंटरव्यू में आपको बताया सारा क्वेश्चन आंसर के की। उसमें, जी जी सर। कि जो भी काम करना है आपने दिल लगा के काम करना है। अगर आप दिल लगा के काम करोगे आपकी इंप्रूवमेंट होगी और आपको आपको फायदा होगा। अगर आप दिल लगा के नहीं करते तो ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो भी काम करें दिल लगा के करें, चाहे वो आप प्लेयर हैं, आप अंपायर हैं या कोच हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या किसी भी फील्ड से ताल्लुक है आपका, जब आप कंसंट्रेशन और दिल लगा के काम करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, और वो बिल्कुल। आप सब। जी जी सर शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है कीमती वक्त हमारी ऑडियंस को दिया।
अल्लाह ताला मज़ीद आपको ऐसे ही कामयाबियाँ दिखाते रहें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आपसे मज़ीद खिदमत हासिल करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एनी टाइम वसीम, मैं आप लोग आपके लिए और अपनी ऑडियंस के लिए जी, एनी टाइम अवेलेबल हूँ। कोई भी अंपायरिंग से रिलेटेड या कोचिंग से जी, रिलेटेड जी सर। या प्लेयर के से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, क्योंकि मैं आई थिंक पाकिस्तान का वाहिद अंपायर हूँ या क्रिकेटर हूँ कि जो क्रिकेट की तीनों फील्ड के अंदर मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। जी, जी सर। एज ए प्लेयर भी मेरा 20-25 साल का करियर है। जी, जी सर। एज ए कोच भी मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड एज एन अंपायर मेरा 13-14 साल का है। तो मैं पाकिस्तान की आई थिंक वाहिद बंदा हूँ कि जी, जी जो सर। क्रिकेट से रिलेटेड तीनों फील्ड के अंदर महारत रखता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, जी, आपने जी, मुझे बहुत मौका दिया शुक्रिया। अपने ऑडियंस की हेल्प करने का जी, और क्रिकेट की खिदमत जो मैंने सीखी है उसको जी, जी रिटर्न सर। करने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।